मुड़ी काटने वाला, तेरी माई ने अगर दूध पिलाया है छाती का, राजेंद्र सिंह यादव का पहला सिर काटो। मैं संविधान और देश के लिए कटाना चाहता हूं। आप कटाओगे कि नहीं कटाओगे मुझे पता नहीं है। आप जिस हालात में बुद्ध का जयंती मनाओगे, बुद्ध सम्मेलन करोगे, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आप मुझे वादा करो कि अब पुराना सम्राट अशोक का भारत लाना है कि नहीं लाना है, अंबेडकर का भारत लाना है कि नहीं लाना है, भगवान बुद्ध का भारत वापस लाना है कि नहीं लाना है, और दुश्मनों को बाप के घर में भेजना है कि नहीं भेजना है। भेजना है, भेजना है, बोलिए ऊंची आवाज से। वादा है, वादा है, पक्का। एक गाना सुना था हमने, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा किया तो, वादा किया तो, ऊंची आवाज में बोल दो तो मैं मानूंगा। वादा किया तो, वादा किया तो, आप वादा करो। और मैं भी वादा करता हूं सुमित्रा दत्त जी, मैं भी वादा करता हूं, बाबा साहब के पौत्र यहां उपस्थित है, मैं वादा करता हूं कि अगर कहीं पसीना अगर आपका निकलेगा, मैं राजनीतिक भाषा में नहीं बोल रहा हूं, राजनीतिक भाषा में बात करने वाले ये पंचशील के झंडा पर आकर खड़े नहीं होते हैं। वीरता के साथ, हिम्मत के साथ मैं कहता हूं, आपका अगर पसीना बहेगा, मैं पहले इस देश में मनुस्मृति को खत्म करने के लिए, इस देश में मनुवादियों को मिटाने के लिए और उसके बाप का बाप ईरान इराक में भेजने के लिए हम संकल्पित हैं और अपना लहू भी बहाने के लिए तैयार है। हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं जो आज धर्म के बारे में बोलेंगे, धर्म देशना की बात करेंगे, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा की बात करेंगे। लेकिन 22 प्रतिज्ञा की मैं बात तो नहीं कहता, लेकिन मैं यहाँ इस आज एक मर्द आदमी, मर्द का बेटा, जो राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफा के बाद, मंत्री के इस्तीफा होने के बाद, मुकदमा होने के बाद, पहला भारत का बेटा सुमित्रा दत्त ने बौद्ध धर्म का चीवर पहनकर ऐलान किया, कांसीराम स्टेडियम लखनऊ में किया और कहा कि राजेंद्र पाल गौतम का तुमने अगर पनिशमेंट दिया है, सजा दिया है 22 प्रतिज्ञा का, तो सुमित्रा दत्त ने 5 लाख लोग के साथ मैदान में खड़े होकर के 22 प्रतिज्ञा का दोहराएंगे और दोहराने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं इस भारत के वीर सपूत को। और आज भी मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से, आज भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लेके यहाँ उपस्थित है, मेरा नाम नोट कर लो। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, 22 प्रतिज्ञा का तो समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूँ, तेरी रामायण को नहीं मानता, तेरा मानस को मैं नहीं मानता, ये भारत मेरा है, मैं भारत का संविधान और भगवान बुद्ध को मानता हूँ। तेरी हिम्मत है तो जो करना हो कर लेना। बहुत समय का अभाव है और बहुत कम समय में अपनी बात हमें करनी थी, इसलिए अगर मेरी एक बात से मैं कभी कभी इमोशन या आ गया भी होगा तो मुझे माफ करिएगा। हमारे धर्म में कभी इमोशन नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जब हिंसा होने लगे, जब अत्याचार होने लगे, जब जुर्म होने लगे और जब समझो कि हमारी जान नहीं बचने वाली है, तो करोड़ों जान को भी मिटाकर संभालने में कोई फर्क नहीं है। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। अगर देश आपका होता तो राजेंद्र पाल गौतम को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 22 प्रतिज्ञा पर मंत्री परिषद से इस्तीफा करना पड़ता, करना पड़ता, बताइए करना पड़ता क्या? तो आप मुझे बताइए, जब इस बिहार का शिक्षा मंत्री मनुस्मृति, अस्पृश्यता के बारे में, सत्यशोधक के बारे में और मनुस्मृति और साथ साथ जो रामचरितमानस में जो काव्य लिखा गया है जिसके बारे में कहता है, तो क्या उन्हें 51 लाख रुपया में मूड़ी काटने का घोषणा किया जाता क्या? बताइए, आप लोग, पूछता हूं आपसे, नहीं किया जाता। आप मुझे बताइए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य उसी रामचरितमानस की एक पंक्ति को सिर्फ जायज ठहराते हैं, उस पंक्ति को विरोध करते हैं, उन्हें एक 25 लाख और 51 लाख रुपए का कई मठों से और कई संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, गुंडों के द्वारा मुड़ी काटने के लिए कहा जाता है। आपसे मैं पूछता हूं, अगर ये मेरा भारत अशोक का भारत होता, बुद्ध का भारत होता, बाबा साहब का भारत होता, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि तलवार से आज मुंडी काटने का हमारा बात करता। बताइए, बात सत्य है कि नहीं है? तो बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कौन से भारत रखना चाहते हो आप? क्या तुलसीदास का भारत रखना चाहते हो, राम का भारत रखना चाहते हो, या भारत के संविधान निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का भारत
भारत रखना चाहते हो बताओ? अगर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत रखना चाहते हो तो आज बताओ, चैलेंज दे दो यहीं से। मैं कोई उत्पात नहीं मचा रहा हूं, मैं कोई यहां सेंटिमेंट नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सारी घटनाओं को मैं बारीकी से जब देखा है और समझा है तो मैं एक नाम जोड़ रहा हूं, आदरणीय भंते जी, मैं एक नाम जोड़ रहा हूं उसमें हैं जिनके लिए पूरे देश से आकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो नौजवान, जिस नौजवानों के लिए मैं उन भाई का भी बात का समर्थन करता हूं, वक्ता साथी का, जिन्होंने कहा कि जिस दिन 10 लाख लोग ओबीसी SC ST के लोग जेल जाने के लिए तैयार हो जाएगा, उसी दिन क्रांति का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, जिसके लिए आप रास्ता खोलना चाहते हैं, जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, आज देखिए नौजवानों की भागीदारी का। यहाँ आज भी 90% जो पॉपुलेशन है, जो लोग आए हैं, वो सारे 60 साल पार कर चुके हैं। हम लड़ रहे हैं 24 साल वालों के लिए, आए ओबीसी फ्रंट लड़ रहा है 15 साल वालों के लिए, 25 साल वालों के लिए, 30 साल वालों के लिए, 40 साल वालों के लिए, और उनकी आज भागीदारी यहाँ पर नहीं। तो मुझे तो यही लगता है, या तो हम ही लोग कसूरवार हैं, या तो ये लोग कसूरवार हैं, या तो वो लोग कोई काम के नहीं है जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, जिनके लिए हम लड़ना चाहते हैं। अफसोस इस बात की मित्रों, ये जातीय जनगणना के सवाल पर मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं 2 शब्द यही कह करके जाऊंगा कि मैं आज की तारीख से आपके ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ रहा हूं। कोई जानता नहीं है कि किसके जुड़ने से, किसके जाने से क्या होगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं, जो भी आपने जो चिराग जलाया है, जो ज्योति जलाया है, ज्योति का तेल का एक हिस्सा राजेंद्र सिंह यादव आपके आंदोलन से जरूर खड़ा रहेगा। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं यहाँ करना चाहते, हमारी क्या हैसियत औकात है हम खुद अपने आप पे जानते हैं। हमारे हैसियत और औकात होती तो आपके साथ यहाँ बैठे नहीं होते, वही बैठे होते जहाँ नरेंद्र मोदी लोग बोलने वालों को गूंगा बना करके बैठा, हम भी वही होते। तो हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। तो मित्रों, ये जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते, इसलिए जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते क्योंकि इनका जातीय जनगणना से पोल खुल जाएगा। इस देश में जज की कुर्सी नहीं मिलेगी, इस देश में DM की कुर्सी नहीं मिलेगी, इस देश में कलेक्टर की, इस देश में डॉक्टर की कुर्सी नहीं मिलेगी। जूता और गीता पर इनका कब्जा नहीं, इसलिए काम नहीं कराना चाहते। और दूसरा एक शब्द और मैं बोलूंगा, ये बैलेट पेपर पर, ये बैलेट से नहीं करना चाहते क्योंकि सारे इनको पता है, RSS के लोगों को पता है, पूरे जीवन लड़ते लड़ते बुढ़ापा हो गया, अंतिम समय आ गया। ये रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, जो मुखौटा है RSS, ये RSS ही भारतीय जनता पार्टी को चलाती है। लड़ते लड़ते अंतिम समय में आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी को NDA के सरकार बनाना पड़ा, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 25 पार्टियां एक साथ हुई तब जाके सरकार बना। और जैसे ही इस देश में बैलेट को खत्म कर दिया, वैसे ही इस देश में एक छत्र राज, जो राज नरेंद्र मोदी का है, वो आप देख लीजिए, बेईमानी का सरासर अगर कोई माध्यम है, सत्ता लाने का कोई माध्यम है तो इनका EVM, बिल्कुल इसका विरोध करना है। और 2024 बड़े कम समय है, 2024 में फिर यही EVM आने वाला है और फिर इसी तरह से हमको मंच लगा करके लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं OBC के साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये तमाम लोग हम यहाँ हैं, आप कार्यक्रम बनाइए। और काश अगर हम यहाँ जो आए हैं, हम देख रहे हैं करीब करीब लोग यहाँ वक्ता हैं, करीब करीब बुद्धिजीवी है, करीब करीब पढ़े लिखे लोग हैं। हम अगर तमाम लोग मिलजुल करके ऑर्गेनाइजेशन OBC का, OBC देश, आज इस देश में आप 55% लोग हैं अकेले, मैं छांट नहीं रहा हूँ SC ST NT को, लेकिन अकेले OBC के लोग को मैं कह रहा हूँ, आप अगर तैयारी कर देंगे आने वाले समय में, जैसे 10 लाख की बात हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा, मैं आज भी मैं कहता हूँ, अगले आने वाले समय में आंदोलन का राह, जिस दिन राह पकड़ लेगा, जिस दिन आंदोलन तेज हो जाएगा, उस दिन EVM भी बंद हो जाएगा और आपका जो अधिकार की लड़ाई है वो पूरा होते। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।